जय हिंद दोस्तों आज हम पाचन तंत्र से आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जो मानव में है पाचन क्रिया वो कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है मुख से। हमारे मुंह में से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? जो हमारी मुख है इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारे मुख में लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख में किसका पाचन होता है? जो हमारा मुंह है इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो किसका पाचन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, जो मुख गुहा में पाचन होने के बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय यानी हमारा पेट, अमाशय पेट को कहते हैं। तो अब पाचन क्रिया मुख गुहा में हो गई। मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन होता है, याद रखना। अब बाकी का पाचन पेट में देखते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं, यानी हमारे पेट के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अमाशय के कौन से भाग में HCl पाया जाता है? मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसके ऊपरी भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारा पेट है उसमें रेनिन और पेप्सिन दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन और पेप्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेनिन किसका पाचन करता है? रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है, यानी दुग्ध प्रोटीन का, यानी दूध को दही में बदल देता है। फिर पेट में पाचन क्रिया समाप्त होती है। उसके बाद यहाँ पाचन होने के बाद भोजन छोटी आंत के पक्वाशय में पहुँचता है, यानी जो छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं उसके पहले भाग में पहुँचता है। यहाँ यकृत से निकलने वाला पित्त रस तथा अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस आकर भोजन में मिल जाते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो अग्नाशय होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो अग्नाशय में ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ये तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। देखो, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला गया, लेकिन ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स से पेप्टाइड बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अब आप बोलोगे कि मुख में स्टार्च का पाचन हो गया तो ये कैसे करेगा? लेकिन हम कभी कभी जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, तो कभी मुख में पाचन नहीं हुआ तो यहाँ पे पाचन हो जाएगा स्टार्च का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो
तो पित्त रस का निर्माण लीवर यानी यकृत करता है। यकृत पित्त रस बनाता है और पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, वहाँ पर इकट्ठा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं छोटी आंत में, लेकिन ये इरेप्सिन मुख्य एंजाइम है। अब देखिए इरेप्सिन किसका पाचन करता है? तो ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन कितनी जगह हो गया? 3 जगह। तो ये पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में प्रोटीन को बदलेगा। किस में बदलेगा? एमिनो अम्ल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन क्रिया पूरी कहाँ होती है? तो जो पाचन क्रिया है वो छोटी आंत में पूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत में कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो छोटी आंत में सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रास नली में किसका पाचन होता है? जो भोजन हम खाते हैं मुख से, उसके बाद जो नली लगी होती है गले में, उसी को ग्रास नली कहते हैं और इसमें किसी का भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती? आहार नाल मतलब जो मुख से लेकर गुदा तक जो भी पूरा पार्ट है वो आहार नाल के अंतर्गत आएगा और इसकी लंबाई 32 फीट होती है। अब देखिए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पाचन क्रिया 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। अंतर्ग्रहण पहला पॉइंट है। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण यानी भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके बाद पाचन, अंतर्ग्रहण करने के बाद भोजन का पाचन होगा। पाचन के बाद अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा और इसके बाद मल परित्याग। फिर ये डायग्राम देख लेते हैं हम। देखिए ये यहाँ पे हमने मुख गुहा का चित्र नहीं बनाया है। देखो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा, वहाँ स्टार्च का पाचन हो जाएगा। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली से होते हुए यहाँ पक्वाशय में आ जाएगा। ये क्या है? ये अमाशय में आ जाएगा। अमाशय में पाचन होगा। इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा पक्वाशय में भोजन। यहाँ पे ये यकृत है हमारा, ये छोटा सा दिख रहा है, ये पित्ताशय है और ये पीला सा अग्नाशय है। ये पित्ताशय यहाँ से रस छोड़ेगा और ये अग्नाशय यहाँ से रस छोड़ेगा। फिर ये छोटी आंत है हमारी। छोटी आंत में पाचन होने के बाद फिर ये बड़ी आंत में जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा भोजन। अब रही बात जल की, तो जल का पाचन यहाँ नहीं होता है और जल का पाचन होता ही नहीं है। मुख्य रूप से पाचन किनका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पाचन होता है। जल, खनिज, इनका अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है, अवशोषण। तो जल का पाचन कहाँ पर होगा? जल का पाचन नहीं होता है और जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।